यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर जिन्होंने भी अभी तक ऑफिशियल ऐप मेडिकल नर्सेस सब की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। और आपको कल से ही नॉरसेट की क्लासेस स्टार्ट करवा दी गई हैं, तो प्लीज़ जाके आप ज्वाइन किया कीजिए। मॉर्निंग में आपको ये मॉडल पेपर वाली क्लासेस रहेंगी और इवनिंग में आपको नॉरसेट वाली क्लास है जो कंडक्ट कराई जाएगी। नॉरसेट वाली क्लास आप सभी इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको नॉरसेट एग्ज़ाम में जो आपको एनसीलेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो रहेंगे इंक्लूडेड। लेंदी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। यहाँ पर जो आपकी डेली क्लासेस चलेंगी, आपको अब डेली 5 से 6 क्वेश्चन जीके जीएस के ऐड किए जाएंगे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, मैं बता दूं बीच में आपको जीके जीएस के 10 से 12 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो आपके अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि डेली आप 2 से 3 क्लासेस कंडक्ट कीजिए, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेली में भी 2 क्लास तो आपकी मैं कंफर्म करती हूँ कि एक मॉर्निंग और एक नाइट में रहेगी। नाइट वाली क्लास हो सकता है आपकी थोड़ी लेट रहे 9 o'clock तक, बाकी मॉर्निंग वाली आपको 8 o'clock तक रहेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, जो आपकी सीरीज़ वाले क्वेश्चन है वो 1 लाइनर क्वेश्चन है, बाकी अदर क्वेश्चन आपको लेंदी रहेंगे जो सेकेंड नाइट वाली क्लास रहेगी। क्वेश्चन है आपका, रिफ्लक्स इज एन अल्टरनेटिव वर्ड फॉर। रिफ्लक्स का एक अल्टरनेटिव वर्ड क्या है? वॉमिटिंग, नोज ब्लीडिंग, रिगर्जिटेशन या फिर एसिड इरोशन। तो यहाँ पर रिफ्लक्स के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया जाएगा? रिफ्लक्स का मतलब है वापस से वो चीज़ क्या होना, रिवर्ट होना, और उसके लिए यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? रिगर्जिटेशन। क्या टर्म यूज़ होगा? रिगर्जिटेशन। अब यहाँ पर जो नोज ब्लीड है, नोज ब्लीडिंग के लिए तो क्या होगा यहाँ पर? एपिस्टैक्सिस। क्या होगा? एसिड इरोशन अलग वर्ड है, लेकिन रिफ्लक्स के लिए क्या होगा? रिगर्जिटेशन, वापस से आना। नेक्स्ट इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का? पैंक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर ईसोफेगस। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में? सबसे ज़्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो कौन सा? एक तरीके से हम कहेंगे सबसे ज़्यादा रोल तो सभी प्ले करेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट ज़्यादातर तो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों यहाँ पर? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट कंपोनेंट है। इसकी जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का डाइजेशन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 7 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में ज़्यादा लंबी होती है, 7 मीटर तक, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 5 मीटर तक ही होती है। एज एन एवरेज बात की जा रही है एक एडल्ट पर्सन में लेंथ की। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं? ट्रिप्सिन, लैक्टोज, पेप्सिन या फिर नन ऑफ दीज। कौन से एंजाइम है जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं? तो वो है आपके क्या? पेप्सिन। क्या होंगे? पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेशन के लिए पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, द मेन हार्मोन इन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। तो आपकी बॉडी की कौन सी ग्रंथि है इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी और आपके बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्पफुल है हार्मोन इंसुलिन? पैंक्रियास, पिट्यूटरी, सलाइवरी या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो वो होगी आपकी पैंक्रियास ग्लैंड। पैंक्रियास ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वो पार्ट है जहाँ पर, कहाँ पर रहेगी ये? एब्डोमेन बियॉन्ड द स्टमक एंड परफॉर्म्स एज अ ग्लैंड। बियॉन्ड द स्टमक रहेगी। यहाँ पर ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है। क्या है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर
ये जब हार्मोन को रिलीज़ करती है तो ये एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज़ करेगी कोई भी ग्लैंड, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। इसमें ग्लूकागोन क्या करेगी, ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन 3 हार्मोन रिलीज़ करेगी। फिर एडिशनली ये एक्सोक्राइन काम करेगी, कैसे, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करके। ड्यूडेनम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इस स्टमक के जो फर्स्ट से अटैच होता है ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, ये वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगी। तो ये क्या काम कर जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द। तो आपकी बॉडी में जो पानी है, क्या है, आपकी बॉडी में जो पानी है, अब जो इनडाइजेस्टेबल फूड है, डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, अब जो बचा हुआ फूड है, इनडाइजेस्टेबल फूड है, उसमें यदि पानी है तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो जाएगा, स्टमक में। फूड पाइप दैट मीन्स ईसोफेगस, पैंक्रियाज या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ पर इनडाइजेस्टेबल फूड का पानी है जो एब्जॉर्ब होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो वो होगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन है जो यहाँ पर कितना, 5 फीट होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग 5 से 7 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, 5 फीट और 1.5 मीटर रहेगी किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई और लेंथ। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था यहाँ पे। तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है जो, लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी 5 फीट और 1.5 मीटर है। कितना, 5 फीट और 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। यदि आपको पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो डिफरेंस है, तो एक तो साइज का तो है ही, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। पानी वाला यदि बात की जा रही है, पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो अनडाइजेस्टेबल फूड है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इनडाइजेस्टेबल फूड है वो कहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होगा आपका, वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, कोई भी सब्सटेंस है कोलोन में, असेंडिंग कोलोन के थ्रू क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल के बाद स्मॉल में डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जब जो अनडाइजेस्टेड आइटम बचेगा वो कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहीं से फिर क्या होगा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग इन सिग्मोइड सेगमेंट के बाद आफ्टर द रेक्टम में एंटर करेगा और एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा, यहाँ पे कहा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक का कौन सा पोर्शन ओपन होगा, पोर्शन, फंडस पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन या फिर बॉडी पोर्शन। कौन सा पोर्शन ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, कहाँ पर, स्टमक से जो ओपनिंग होगी, ईसोफेगस, ईसोफेगस से कोई भी फूड आइटम स्टमक में आएगा, स्टमक से जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पर कौन सी ओपनिंग होगी, तो वो कहलाती है पाइलोरिक ओपनिंग। क्या है, पाइलोरिक पोर्शन। ये जो यहाँ पर ईसोफेगस, माउथ से आपने कोई भी फूड खाया तो फूड पाइप और ईसोफेगस है, ईसोफेगस के यहाँ पर गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर रहेंगे, ओपन होके पूरे खाने को कहाँ पे डालेंगे, स्टमक में डालेंगे। किसमें, स्टमक में। अब यहाँ पर इस स्टमक का जो फूड है ये यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी पाइलोरिक स्फिंक्टर इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब यही पाइलोरिक स्फिंक्टर जब ओपन होंगे तब जाके फूड ड्यूडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर जब ओपन होंगे तब इस स्टमक का जो फूड है वो ड्यूडेनम में एंट्री करेगा। तो यहाँ पर जो ओपनिंग पार्ट पूछा है कि स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द पाइलोरिक पोर्शन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, जो स्टमक है जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आप जो भी खाना पीना खाते हैं वो जाके यहाँ पे कुछ घंटों के लिए, क्या है, कुछ घंटों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। फिर आपके जो 4 पोर्शन होते हैं स्टमक के, फंडस, कार्डियक बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक है जो कि नैरो कॉन शेप्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पर
स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पे ओपनिंग होगी। टू सेक्शन होंगे यहाँ पर। एंट्रम विच कंबाइंस द पार्ट ऑफ द स्टमक एंड द पाइलोरिक कैनाल, जो कि स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्वाइनिंग है सेम एज वही है। तो यहाँ पर टू सेक्शन है, क्या है, एंट्रम। तो यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है एंट्रम कहाँ का पार्ट है, तो यही स्टमक का ही हिस्सा है। मेनली आपको यही आता है कि स्टमक से जो, जैसे आपका ईसोफेगस का फूड स्टमक में कैसे आएगा जब गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर ओपन होंगे, वैसे ही स्टमक का फूड इंटेस्टाइन में कैसे आएगा जब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होंगे। नेक्स्ट इज विच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिएक्ट इन अ लो पीएच एनवायरनमेंट। कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो लो पीएच एनवायरनमेंट पे भी रिएक्ट करेंगे। पैरोडेक्सिडेज, हाइड्रोलाइसेस, एमाइलेज या फिर प्रोटीएजेस। कौन से एंजाइम है लो पीएच पर भी काम करेंगे, तो वो है यहाँ पर प्रोटीएज। क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, कम जो लो पीएच एनवायरनमेंट है उस पर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट इन सभी के मेटाबोलाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे। हाइड्रोलाइटिक का मतलब है कि इनमें HCl रहेगा ही। आपका जो pH है स्टमक का वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है। और जो प्रोटीएज यहाँ पे कहा गया है किसके डाइजेशन में हेल्पफुल है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, अमाइलेज। क्या है, अमाइलेज। लाइपेज जरूरी है लिपिड के लिए। यहाँ पे मैं आपको ऐड भी कर देती हूँ, अमाइलेज लिपिड के लिए है वो क्या है, लाइपेज। क्या है, लाइपेज। अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीएज फॉर प्रोटीन, ये सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट वन इज वेयर इज बाइल जूस फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो बाइल का प्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे होता है, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर या फिर लंग्स। तो बाइल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है लिवर में। कहाँ पर, लिवर में। लिवर आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहलाता है। क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो है लिवर। बाइल जूस का प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों लिवर में होता है। क्या है, जे जाके कहाँ पे, सॉरी, बाइल जूस जो बनेगा कहाँ पे, बनेगा लिवर में, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। ये चीज़ ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आता है, आपको लगेगा कि बाइल है जो गॉल ब्लैडर में बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं। बाइल का प्रोडक्शन और सीक्रेशन दोनों लिवर करेगा, स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करेगा। अब यहाँ पर लिवर में जितने भी मेटाबोलाइजेशन होते हैं वो सभी लिवर में ही होते हैं। चाहे आप कोई सी भी दवाई खा लो या कुछ भी कर लो, जैसे एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही मेटाबोलाइजेशन मोस्ट ऑफ दी चीज़ों का कहाँ पे होगा, लिवर में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड। ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड कौन सी नहीं है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल। तो यहाँ पर पैरोटिड है, सबमैक्सिलरी है, सबलिंगुअल है, इंफ्रा ऑर्बिटल। चार जो ग्लैंड होती हैं सलाइवरी ग्लैंड वो रैबिट में पाई जाती, खरगोश में पाई जाती हैं, लेकिन ये ह्यूमंस में नहीं पाई जाती। तो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है, रैबिट में पाई जाने वाली सलाइवरी ग्लैंड है उसमें 4 होती हैं रैबिट में, बाकी जो ह्यूमन बीइंग है उनमें 3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट द एंजाइम डायस्टेज। तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट है डायस्टेज एंजाइम को रिलीज करेगा, ओरल कैविटी, स्टमक, इलियम या फिर ड्यूडेनम। तो कौन सा पार्ट है जो डायस्टेज एंजाइम को रिलीज करेगा, तो वो कहलाएगी आपकी ओरल कैविटी। क्या होगी, ओरल कैविटी, जो कि डायस्टेज को रिलीज करेगी। स्टार्च को सिंपल कार्ब्स में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टार्च आप लेते हैं तो उसको यहाँ पर स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और डायस्टेज, तो यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा क्या, डायस्टेज, और इसको रिलीज कौन करेगा, ओरल कैविटी। नेक्स्ट वन द रेनिन एंजाइम इज सीक्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो रेनिन एंजाइम, आपको एक क्वेश्चन रेनिन से याद आया होगा, यूपी में एग्जाम हुआ था आई थिंक स्टाफ नर्स और CHO का, उसमें पूछा गया था कि बच्चों में जो दूध जमाने का काम है वो कौन सा एंजाइम कर देता है, तो वो रेनिन। अब यहाँ पर जो रेनिन एंजाइम इसका सीक्रेशन कौन करेगा, ऑप्शन में यहाँ पर स्टमक,
माउथ, पैंक्रियाज या फिर ड्यूडेनम। तो यहाँ पर जो रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन करता है वो करेगा क्या? स्टमक। क्या करेगा? स्टमक। तो रेनिन है जो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहेगा, स्पेशली इन द इन्फेंट्स में। जब बच्चों में जो मिल्क प्रोटीन, कैसिन, जो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है मोस्टली वो क्या होता है? सेजन प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बच्चों के कहाँ से रिलीज होगा? गैस्ट्रिक जूस में। जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो इस एंजाइम को रिलीज करेंगे और मोस्टली ये बच्चों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स? क्या है जो बनेगा भी और स्टोर भी होगा लिवर में? गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन या फिर अरेबिनोज। तो बनना भी और स्टोर होना भी, दोनों काम किसके होंगे? ग्लाइकोजन के। किसके? ग्लाइकोजन बनेगा भी लिवर में और स्टोर भी रहेगा कहाँ पे? लिवर। तो पॉलीसैकेराइड्स हैं यहाँ पर लिवर में एज एन ग्लाइकोजन के फॉर्म में बनते हैं। अब यही ग्लाइकोजन जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहेगा, लेकिन जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो आपकी सेल्स इसको ग्लूकोज के फॉर्म में लेंगी। तो ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपका एज एन एनर्जी के सोर्स में क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। तो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के जो मसल्स और लिवर एरिया है वहाँ पे स्टोर है। कहाँ पे? मोस्ट ऑफ दी रहता है लिवर में और मसल्स में। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी एनर्जी सोर्स के तौर पे काम कर जाएगा। नेक्स्ट इज विच डिसीज इज कॉज्ड बाय निकोटिनिक एसिड डेफिशिएंसी? निकोटिनिक की कमी से क्या होगा? एनीमिया, ऑस्टियोमलेसिया, ज़ेरोप्थेल्मिया या फिर पेलाग्रा। तो कौन सी प्रॉब्लम होगी निकोटिनिक एसिड की कमी से? तो वो होगी यहाँ पर ऑस्टियोमलेसिया तो विटामिन डी से, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ज़ेरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होगा। यहाँ पे होगा वो नियासिन और निकोटिनिक एसिड की कमी से पेलाग्रा। क्या होगा? पेलाग्रा। पेलाग्रा में यहाँ पर जो 3D सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, विटामिन B3 भी आप कह सकते हैं, नियासिन भी कह सकते हैं और निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में होता है निकोटिन की कमी से क्या? पेलाग्रा। और जो डॉग हैं, क्या है? डॉग हैं और जो कैनाइन है उनमें होगा ब्लैक टंग। 3D सिम्टम्स होते हैं डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। फोर्थ यदि पूछे तो वो होता है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जीके जीएस के, फिर हम और आफ्टर दैट नर्सिंग के ही क्वेश्चन ऐड करेंगे। आज मैंने यहाँ पे चंद्रयान के 5 से 6 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो रिसेंट में कल है जो, और हम ये कह सकते हैं कि 7 अगस्त को इसरो ने एक नई इमेज और वीडियो लॉन्च किया है जो चंद्रयान मिशन गया हुआ है मून पर, मून मिशन जिसको कह सकते हैं। उसने एक वीडियो क्लिप भेजी हुई है तो वो भी आपको ऐड की जाएगी। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन है जो इसकी लॉन्चिंग डेट कब की है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन? 24 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 13 जुलाई 2023 या 4 जुलाई 2023। चंद्रयान लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, पिछले महीने ही। आज है जो यहाँ पर मून मिशन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। पहले यहाँ पर चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था लेकिन कुछ रीजन से कंप्लीट नहीं हो पाया था। बट यहाँ पर चंद्रयान 3 है जो 3rd लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है, इसरो ने लॉन्च किया है जो श्रीहरिकोटा है आंध्रा में। वहाँ से इसको जो श्रीहरिकोटा इंस्टीट्यूट से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट इज द चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज नोन एज। ऐसे ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि रोवर क्या है, इसके लैंडर क्या हैं। तो रोवर का नाम क्या है चंद्रयान 3 मिशन के? विक्रम, भीम, प्रज्ञान या फिर ध्रुव। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन का जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। क्या है? प्रज्ञान। जो इसरो की चेयरमैन है, नेम विक्रम है किसका? लैंडर का नाम पूछे तो विक्रम, और प्रज्ञान है किसका? रोवर का। नेक्स्ट इज द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर इक्वल टू। तो मिशन लाइफ है लैंडर और रोवर की। तो लैंडर क्या है? विक्रम चंद्रयान 3 में,
और प्रज्ञान क्या है, रोवर। इन्हीं ने सेम एज ने मिशन चंद्रयान मिशन 2 में भी यही काम किया था। तो लैंडर और रोवर का जो ड्यूरेशन है, मिशन लाइफ है, वो कितनी होगी, 14 अर्थ डेज, 24 अर्थ डेज, 16 अर्थ डे या फिर 12 अर्थ डेज के। तो लैंडर और रोवर की जो इक्वल मिशन लाइफ है वो कितनी, 14 दिन तक। कितनी, 14 अर्थ डे, जो हमारी धरती के 14 दिन है उसके बराबर। इसरो अथॉरिटीज़ ने कहा है कि 1 लूनार डे, जो चंद्रमा का एक दिन है, वो हमारी धरती के 14 दिनों के बराबर है। कितना, 14 दिनों के बराबर। नेक्स्ट वन इज, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको आ सकती है कि जो चंद्रयान 3 के लिए जो लॉन्चर यूज़ किया गया है वो क्या है, वो GSLV MK3। क्या है, GSLV MK3। नेक्स्ट वन इज, हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट। तो चंद्रयान 3 जो मून मिशन है इसका कॉस्ट कितना आया है, खर्चा कितना हुआ है, 1200 करोड़, 960 करोड़, 600 करोड़ या फिर 540 करोड़। तो चंद्रयान 3 मिशन में जो कॉस्ट आई है टोटल वो आई है 600 करोड़ की। जो पहले चंद्रयान मिशन 2 था उसमें 960 करोड़ 960 करोड़ खर्च हुए थे। इस बार और कम आया है और इवन इस बार ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से जा रहा है। तो कितना खर्चा आया है चंद्रयान 3 में, वो आया है 600 करोड़। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में जो पूरा टोटल वेट की बात की जा रही है तो कितना रहा है, 4100 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम, 2190 किलोग्राम या फिर 5200 किलोग्राम। तो वो 3900 किलोग्राम। जो प्रोपल्सन, जो पूरे की बात की जा रही है तो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, इसका अकेला कितना है, 2148 किलोग्राम। लैंडर और रोवर का मिला के विथ व्हीकल के तो वो 1752 किलोग्राम, 1752 किलोग्राम। टोटल वेट की बात करें हम तो कितना है, 3900 किलोग्राम। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3। जो कि चंद्रयान 2 में यूज़ किया गया था लेकिन चंद्रयान 3 में यूज़ नहीं किया गया है, वो क्या है, रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो रोवर और लैंडर तो यूज़ किए गए हैं लेकिन जो इस बार यूज़ नहीं किया गया है वो है ऑर्बिटर। इसरो ने जो चंद्रयान 2 में है, जो क्या था, लैंडर था विक्रम, ऑर्बिटर और रोवर थे प्रज्ञान। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 3 में ओनली रोवर और लैंडर यूज़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटर है जो इस बार यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। जब चंद्रयान 2 था तो कौन थे वहाँ पर, चंद्रयान 2 में जिस के सिवान थे, लेकिन इस बार कौन है चंद्रयान 3 की जो मिशन डायरेक्टर, बीरा मुथ्थवेल, एम बनीता, रितु करिधाल या फिर के सिवान। के सिवान थे चंद्रयान 2 के। अभी इस बार 3 लॉन्च हुआ है तो रितु करिधाल जो कि प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं इसरो की, और इन्हीं ने इस बार चंद्रयान 3 मिशन को लीड किया है। नेक्स्ट वन इज, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून। तो मून की कौन सी सरफेस पर, कौन से पोल पर चंद्रयान 3 है जो लैंड करेगा, नियर द साउथ पोल, नियर द नॉर्थ पोल, इन द इक्विलिटेरियन रीजन या फिर नन ऑफ द अबव। तो साउथ पोल में, कहाँ पर, साउथ पोल में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हो सकता है कि फ्यूचर में वाटर आइस जो कि वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पे जाने जाएंगे, और फ्यूचर में आप और लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए वहाँ पे है जो चंद्रयान मिशन और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए साउथ पोल में लाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री इज़ द 4th कंट्री टू सक्सेसफुल लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। तो चौथा देश कौन सा है जिन्होंने सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट मून पे उतारा है अपना, चाइना, इंडिया, रसिया, यूएसए। चारों के उतर गए। सबसे पहले उतरा था कहाँ का, यूएस का, फिर रसिया का, फिर चाइना का। इंडिया है जो चौथा देश है, क्या है, 4th कंट्री है जिसने पिछला जो 2 था, चंद्रयान 2 था, लैंडर विक्रम सक्सेसफुली टच कर गया था लूनार सरफेस के लिए, लेकिन अभी इस बार और अच्छे से जो कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन चौथा स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला देश इंडिया है, इसके पहले यूएस, रसिया और चाइना ये काम कर चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नर्सिंग के ही क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया, जिंक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर डायरिया की सीवियरिटी और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब है कि कितने बार आप जा रहे हैं और कितने दिन से जा रहे हैं, यहाँ पे आप कहा जाएगा
लेकिन यहाँ पर जिंक आप देते हैं तो इससे होगा क्या? जिंक देते हैं, सबको पता है 14 दिन का डोज है जो दिया जाता है जिंक का, जब डायरिया का केस हो तब। तो यहाँ पर डायरिया कंसीडर कब किया जाता है? जब लूज मोशन 3 से ज़्यादा बार हो गए हों तब। तो ऑप्शन में है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट एपिसोड ऑफ डायरिया एंड मीजल्स ओवर द इंस्योरिंग 3 months, reduce the incidence of subsequent episode of diarrhea and possibly pneumonia over the ensuing 3 months, या फिर reduce the incidence of diarrhea over the ensuing 6 months। जिंक दिया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर जब जिंक देंगे आप तो जिंक से होगा क्या? जिंक एडमिनिस्ट्रेशन आप कर देंगे 14 दिन का, तो इससे होगा क्या? तो यहाँ पर जिंक देने का एक जो फ़ायदा होता है डायरिया में कि तुरंत तो क्या होगा, डायरिया में आपकी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो क्या हो जाती है, पूरा छिल जाएगी। अब उसको ट्रीट करना है तो जिंक हेल्प करेगा, और जिंक उसको हील करने के साथ साथ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को हील करने के साथ साथ जिंक क्या करेगा कि एटलीस्ट डायरिया 3 मंथ तक ना हो, और डायरिया के साथ साथ जो निमोनिया है वो भी ना हो 3 मंथ तक। तो यहाँ पर इंसिडेंस मतलब होने के चांसेस को, जब आप मेडिसिन दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं यदि साथ में, तो क्या करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को लेयर को हील तो करेगा ही साथ निमोनिया होने के रिस्क को भी कम करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट एपिसोड ऑफ डायरिया एंड पॉसिबली निमोनिया ओवर द इंश्योरिंग 3 months तक, एटलीस्ट 3 महीने तक ना तो डायरिया होगा और यहाँ पर उसके रिस्क को भी कम करेगा, साथ ही साथ निमोनिया के रिस्क को भी। नेक्स्ट इज पर्सन यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन। तो कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा मेडिकेशन डिस्पेंसर के लिए? मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम या फिर लैब टेक्नीशियन। तो यहाँ पर जो पर्सन मेडिकेशन क्या करने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर पैकेजिंग के लिए, तो इन सब के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशन, लैब टेक्नीशियन आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकेशन को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, ना ही एएनएम कर सकती है। ये काम कौन करेगा? फार्मासिस्ट। कौन करेगा? फार्मासिस्ट। आपको एक और क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्म्स हैं कि कितनी जगह में कितने डॉक्टर होना चाहिए, कितनी जनता के बीच में, कितनी जनता के बीच में एक फार्मासिस्ट होता है, तो ये सब भी आपको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, आप WHO की वेबसाइट पर भी जाके इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट वाले हो गए या फिर लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर या फिर नर्सेज, INC नॉर्म्स में पढ़ेंगे आप तो नर्सिंग का आपको पता चल जाएगा कि जैसे एक नर्सेज 6, जनरल वार्ड की यदि बात करें तो 1/6 रेशियो रहेगा। फार्मासिस्ट की बात करें तो 1 फार्मासिस्ट फॉर 10,000 पॉपुलेशन होगा। यदि ICU में नर्सेज की बात करें तो 1/1 रेशियो रहेगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में चीज़ें आती हैं और आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप यदि इनकेस कहीं का भी फॉर्म फिलअप भी करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीट वगैरह है वहाँ पे, आपकी पोस्टिंग हो पाएगी या नहीं। तो ये सब चीज़ों के लिए भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कितना रिसोर्स कितनी जनता के बीच में। अब यहाँ पर आपको यदि नर्सिंग की बात करें तो आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, सब सेंटर का और PSC का जो स्टाफिंग पैटर्न है वो भी याद कर लें, आपको वो भी आ सकता है। और एक फार्मासिस्ट होता है 10,000 पॉपुलेशन के बीच में। नेक्स्ट वन इज RBSK एम्स ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू विच ईयर। RBSK प्रोग्राम क्या है? RBSK प्रोग्राम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस प्रोग्राम के तहत है जो 4Ds, क्या है? 4Ds चीज़ें इंक्लूड की गई थी, आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 4Ds चीज़ें इंक्लूड की गई थी। लॉन्च हुआ था 6 फरवरी 2013 को, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम के इसका जो एम था, किसी भी जो 4Ds प्रॉब्लम है, 4Ds प्रॉब्लम है जो यहाँ पर, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था, जिसमें क्या था? डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीज इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशन एंड डेवलपमेंटल डिले।
तो आरबीएस के प्रोग्राम के तहत 4 चीज़ें इंक्लूड की गई थी 4Ds, जिसमें जन्म से लेके 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। कब तक के लिए? बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बर्थ टू 18 ईयर्स। आरबीएस लॉन्चिंग डेट, आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की लॉन्च डेट पूछें तो कब थी? 6 फरवरी 2013। क्या थी? 6 फरवरी 2013। यहाँ पर एक प्रोग्राम बर्थ से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए लाया गया था, जिसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन रखा गया था। जिन बच्चों की उम्र जन्म से 18 साल तक है वो 4Ds यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। इन 4Ds का मतलब है डिफेक्ट एट बर्थ। यदि जन्म के समय बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, डाउन सिंड्रोम है, क्लेफ्ट लिप पैलेट है, टेलीपेज है मतलब क्लेफ्ट फूड है, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट है, कंजेनाइटल डीफनेस है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज और रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी है, तो उन बच्चों को यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, जो स्क्रीनिंग है उन बच्चों की यहाँ पे की जाएगी। फिर आता है डेफिशिएंसीज, मतलब कमी, कुछ ना कुछ की कमी होगी। तो उन कमी में है एनीमिया, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और ग्वाइटर है जो इंक्लूड रहेगा। फिर डिसीज डेवलपमेंटल डिले, मतलब जो चाइल्डहुड डिसीज़ है वो हो गई, और डेवलपमेंटल डिले जो एज के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। टोटल मिला के यहाँ पर 30 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे। तो इनमें 4Ds आपको प्रॉब्लम थी जो आपको स्क्रीनिंग की जाएगी कि जन्म के समय जो भी डिफेक्ट है एट द बर्थ, डेफिशिएंसी जो भी कमी है, जो भी डिसीज़ है चाइल्डहुड में जन्म से लेकर 18 साल तक की एज में होती हैं यदि, और डेवलपमेंटल डिले है जो कि बर्थ टू 18 ईयर्स तक है, तो उनकी यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट इज ICDS प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन। ये प्रोग्राम तो हर एक एग्जाम में आपको आता ही आता है, चाहे आप UPPSC का दें, ANM का दें, GNM का दें या NHM या CHO दें। अब ज़रूरी नहीं कि इसकी डेट आए, हो सकता है आपके लिए इसके जो बेनिफिशियर्स एज ग्रुप हैं वो पूछ सकते हैं, या फिर इसके क्या अचीवमेंट रहे हैं वो पूछ सकते हैं। ICDS प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इस प्रोग्राम के तहत क्या है? इस प्रोग्राम के तहत आपको एग्जाम में या तो इसका बेनिफिशियर्स ग्रुप पूछ सकते हैं। तो इसमें जन्म से लेकर 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ कि जो बेनिफिशियर हैं, जो बेनिफिशियर्स हैं यहाँ पर वो क्या है? बर्थ टू 6 ईयर्स तक के क्या हैं? बच्चे एंड प्रेग्नेंट लेडीज, क्या रहेंगी यहाँ पर? एंड प्रेग्नेंट लेडी। दूसरा यहाँ पर इसमें क्या क्या, और जो मदर्स, जो भी लैक्टेटिंग मदर है, नर्सिंग मदर है, वो यहाँ पर इंक्लूड रहेंगी, तो उनको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब इनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी? तो वो होंगी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन, क्योंकि जन्म से बर्थ टू 6 ईयर्स तक के बच्चों में प्री स्कूल एजुकेशन ही दी जाएगी, तो वो यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो ICDS प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था? 1975 में। इसी प्रोग्राम के तहत आशा वर्कर्स की पोस्टिंग भी की गई थी। एग्जाम में आपको आता है ICDS प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आया था। इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हियरिंग डे। तो आप वर्ल्ड हियरिंग डे, पूरा विश्व है जो हियरिंग दिवस कब मनाएगा? सुनने वाला, जो सुनाई देता है जो आपको, वो है यहाँ पर 3 मार्च, 28 फरवरी, 30 मार्च या फिर 1 जनवरी। कब मनाते हैं आप? वर्ल्ड हियरिंग डे। क्या है? वर्ल्ड हियरिंग डे। तो यहाँ पर हम हर साल मनाते हैं, विश्व पूरा मनाता है 3 मार्च को। कब मनाता है? 3 मार्च को। इस साल यहाँ पर जो थीम रखी गई है वो क्या है? 2023 की थीम ईयर एंड हियरिंग केयर ऑफ फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। तो जितनी भी थीम है, हियरिंग डे हो गया, टोबैको डे हो गया, सभी डेज की थीम है जो कौन डिसाइड करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन थीम्स को डिसाइड करता है। लेकिन नर्सिंग की थीम डिसाइड कौन करेगा? INC। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं हम? 3 मार्च को।
इस साल की थीम है ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट वन इज मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय। तो मेंटल हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होगी? डाइटरी फैक्टर्स, फिजिकल एक्टिविटी, सीजनल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर किससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी? तो मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट इन सभी फैक्टर्स से होगी। क्यों? यदि आपको अच्छा खाने पीने नहीं मिले, क्या है, अच्छा खाने पीने नहीं मिलेगा तो भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी रहेगी। फिजिकल एक्टिविटी, मान लीजिए आप डल हैं, लेजी हैं, तब भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, एक ही जगह बैठे रहेंगे। सीजनल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स इस तरीके से अफेक्ट करेंगे। कभी कभी किसी किसी को कोई वेदर पसंद नहीं होता है, ये यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। कभी कभी आप बहुत खुश भी रहते हैं किसी वेदर में, किसी वेदर में आप क्या रहेंगे, एक तरीके से डिप्रेस्ड टाइप के रहेंगे। तो वो यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑन प्रेवलेंस रेट इज। तो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या है प्रेवलेंस रेट को लेके? द नंबर ऑफ पेशेंट हु हैव द डिसीज एट अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ हैविंग द डिसीज एट दैट टाइम। दूसरा ऑप्शन है द नंबर ऑफ न्यू केसेस विद एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड ऑप्शन है नॉट यूजफुल फॉर डेवलपिंग HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर डेवलपिंग एवियन फ्लू कंट्रोल प्रोग्राम। तो प्रिवलेंस की बात की जा रही है। प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है कि जो नए केस हैं और जो पुराने केस हैं वो दोनों यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। कौन से? नए केस हैं, पुराने केस हैं, दोनों इंक्लूड रहेंगे प्रिवलेंस में। इंसिडेंस में ओनली नए बस रहते हैं। और यहाँ पर यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये आपका इंसिडेंस में आ जाएगा। किसमें? इंसिडेंस में आएगा। एट दैट टाइम की बात की जा रही है कि जो भी नए नए केस हैं उनकी बात की जा रही है। लेकिन प्रिवलेंसी का मतलब ही होता है कि जो नए हैं और जो पुराने केसेस हैं वो यहाँ पे सभी इंक्लूडेड रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर नए केस के साथ साथ एग्जिस्टिंग केस की भी बात की जा रही है जो पहले पॉपुलेशन में हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ न्यू केसेस विद एग्जिस्टिंग केस ऑफ अ डिसीज इन अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? Next one is the dose of zinc given during diarrhea episode is how many mg for child between 2 to 6 months and how many mg for child above 6 month of age given for how many days। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक का आप डायरिया के ट्रीटमेंट में जिंक देते हैं ताकि एटलीस्ट 3 महीने तक है जो आपको डायरिया एपिसोड रिपीट ना हो, इसके लिए दिया जाता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हील हो जाए। अब यहाँ पर यदि बच्चे की उम्र 2 महीने से 6 महीने तक है तो कितना डोज देंगे, और बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है तो कितना देंगे और कितने दिनों तक देंगे, ये भी याद रखना है। पहली चीज़, डायरिया का केस यदि है तो जिंक हमेशा 14 दिन के लिए दिया जाता है। कितना? 14 दिन के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर आपका ये चीज़ तो सॉल्व हो गई कि कितने दिन के लिए देना है, तो हो गए 14 दिन। तो ऑप्शन ए और बी आपके नहीं होंगे। क्लियर? दूसरी चीज़ है, अब आपको उम्र दी गई है, बच्चे की एज दी गई है कि एक बच्चे की उम्र कितनी है, 2 महीने से 6 महीने है और दूसरे की है यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा। तो जिस बच्चे की उम्र कितनी है, 2 to 6 मंथ है, चाइल्ड बिटवीन 2 to 6 मंथ है, तो उसको देंगे आप 10 mg, और जिसकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा है तो कितना देंगे? 20 mg। कितना? 6 महीने से ज़्यादा है तो 20 mg और 2 से 6 महीने है तो 10 mg। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 mg फॉर चाइल्ड बिटवीन 2 मंथ टू 6 मंथ, और जिस बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है उसको क्या देंगे आप? 20 mg और 14 डेज तक। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज इन चिल्ड्रन व्हेन डायरिया लास्ट फॉर 14 डेज और मोर इट इज डायग्नोज्ड एज। यदि किसी बच्चे को डायरिया है जो 14 दिनों से ज़्यादा का हो जाए तब वो किस चीज़ में डायग्नोज किया जाएगा? क्रॉनिक डिसेंट्री, सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड या फिर सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। तो यहाँ पर डिसेंट्री कंसीडर तब की जाती है जब
जो डायरिया के साथ में, जो स्टूल के साथ में जो ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाए तो ये डिसेंट्री नहीं है, ओनली डायरिया कहा जा रहा है। और जब ये डायरिया 14 दिन से ज़्यादा का हो जाए तब कंसीडर किया जाता है सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। क्या होगा? सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट वन इज द डोज ऑफ डिवॉर्मिंग टैबलेट्स गिवन बिलो 1 ईयर ऑफ चाइल्ड इज। तो डिवॉर्मिंग टैबलेट एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल दी जाती हैं, तो यहाँ पर कितना डोज है जो दिया जाता है 1 साल के बच्चे के लिए? 400 mg वंस अ ईयर, 400 mg ट्वाइस अ ईयर नॉट टू बी गिवन, या फिर 500 mg वंस अ ईयर। तो यहाँ पर कितना डोज है जो दिया जाता है इसका? डिवॉर्मिंग टैबलेट का 1 साल के बच्चे को, सॉरी बिलो 1 ईयर एज को। एक चीज़ याद रखें, कभी भी बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो उसको एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल और डिवॉर्मिंग टैबलेट नहीं दी जाती है। ऐसे केस में जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है और डिवॉर्मिंग टैबलेट्स है वो नहीं दी जाती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉट टू बी गिवन, बिकॉज बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल से कम है। 1 साल से जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो जो वर्ल्ड हेलमेंथिक डे के जो कृमिनाशक दवाएं कहलाती हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाती है तब, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नॉट टू बी गिवन, बिकॉज बच्चे की उम्र 1 साल से कम है। नेक्स्ट वन इज अ 1 month infant has temperature of 37.6 डिग्री एज पर IMNCI, ही विल बी क्लासिफाइड एज। तो यदि बच्चे का उम्र 1 महीने का इन्फेंट है, सॉरी 1 मंथ इन्फेंट है, टेम्परेचर 37.6 डिग्री, तो IMNCI के अकॉर्डिंग वो किस क्लास में कंसीडर किया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर लोकल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर सीवियर फेब्राइल इलनेस, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर बच्चे का टेम्परेचर कितना है? 37.6 डिग्री फ़ारेनहीट है। कितना? 37.6 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो यहाँ पर बच्चे में कौन सी क्लास में आप इसको कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पर यदि बच्चे को टेम्परेचर की बात करें हम, तो नॉर्मल कितना होगा? तब तो आप होगा 37 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहीट में यदि हम बात करें तो 98.6 तक। तो यहाँ पर बच्चे का यदि टेम्परेचर कितना है? 37.6, और IMNCI में 38 के बाद ही हाई फीवर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज सीवियर जॉइंटिस इन अ यंग इन्फेंट इज असिस्ड बाय चेकिंग इफ ही हैज़। तो यदि यंग इन्फेंट की बात की जा रही है, मतलब 1 या 2 मंथ का इन्फेंट है, बेबी है, तो यहाँ पर उसमें यदि सीवियर जॉइंटिस चेक किया जा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सीवियर जॉइंटिस हुआ है? येलोइश चेस्ट एंड एब्डोमेन, येलोइश सोल्स एंड पाम्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। सबसे पहले जो जॉइंटिस चेक होगा, जॉइंटिस में होता क्या है कि बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपने आप ठीक हो जाता है बच्चों में, और जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही होगा, कुछ दिनों के बाद विदिन 1 और 2 वीक में देखने को मिलेगा, और ये अपने आप ठीक हो जाता है। पैथोलॉजिकल मतलब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर यदि जॉइंटिस आप इन्फेंट में, यंग इन्फेंट में चेक करते हैं, सबसे पहले आप स्क्लेरा है जो बच्चे की आँखें सबसे पहले आपको येलो टाइप की दिखेंगी, फिर नेल्स। लेकिन यहाँ पर बात है यंग इन्फेंट की जा रही है और ऑप्शन है इस तरीके से हैं, तो आपका आंसर होगा क्या? येलोइश सोल्स एंड पाम्स। क्या है? जो पाम्स हैं, हथेली हैं, और सोल्स हैं वो येलो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज इफ अ यंग इन्फेंट हैज़ डायरिया एंड इज लेथार्जिक एंड हैव सनकेन आइज, ही विल बी क्लासिफाइड एज पर IMNCI। तो IMNCI के अकॉर्डिंग यदि यंग इन्फेंट को डायरिया है, साथ में बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, आंखें बिल्कुल झुकी हुई हैं, तो बच्चे को IMNCI क्लासिफिकेशन की कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? डायरिया विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन, डायरिया विथ मॉडरेट डिहाइड्रेशन, डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन, या फिर सीवियर डायरिया। तो ये है क्या? बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है, सनकेन आइज़ है। यहाँ पर 2 साइन देखिए, सनकेन आइज़ होता है जब मतलब कि बच्चे को क्या है? सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सीवियर डिहाइड्रेशन।
सनकेन आइज माइल्ड मॉडरेट में रेयरली देखने, माइल्ड में तो नहीं मिलेंगी, मॉडरेट में नहीं मिलेंगी, लेकिन सनकेन आइज है, साथ में लिथार्जिक है, मतलब बच्चे क्या सीवियरली डिहाइड्रेट है। नेक्स्ट वन इज ग्रंटिंग इज द शॉर्ट सॉफ्ट साउंड ए यंग इन्फेंट मेक वाइल। तो ग्रंटिंग साउंड है, यंग इन्फेंट है जो, यंग इन्फेंट जब क्या करेगा, सांस लेगा तब निकलेगा, छोड़ेगा तब निकलेगा, सांस लेगा छोड़ेगा तब निकलेगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग साउंड है जनरली, ये देखने को मिलता है किसमें, ग्रंटिंग ब्रीदिंग भी आप कह सकते हैं, जब आपकी सांस लेंगे, और ये जनरली बच्चों में बहुत, यंग इन्फेंट में कॉमनली देखने को मिलता है, जब आप सांस लेंगे, ब्रीद इन करेंगे, द बॉडीज वे ऑफ ट्राइंग टू कीप एयर इन द लंग्स सो दे विल स्टे ओपन। तो यहाँ पर छोटे बच्चों में क्या होगा कि जब भी वो सांस लेंगे तब उनके लंग्स क्या होंगे, वहाँ पर ओपनिंग रहेगी, जो खुलेगी, तो इसके कारण जो आवाज़ आएगी वो कहलाता है ग्रंटिंग साउंड, और ये होगा जब आप सांस लेंगे तब। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ग्रंटिंग साउंड। जब भी पर्सन क्या करेगा, सांस लेगा, ब्रीदिंग इन करेगा, तब ये साउंड आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल डोज टू टैबलेट मीजोप्रोस्टोल गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए मीजोप्रोस्टोल का कितना डोज दिया जाएगा, 200 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम या फिर 800 माइक्रोग्राम। कितना डोज दिया जाएगा मीजोप्रोस्टोल का पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो डोज होगा कितना, 600 माइक्रोग्राम। मीजोप्रोस्टोल जो अबॉर्शन वाली टैबलेट है, यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल दी जाएगी कितनी, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए 600 माइक्रोग्राम तक, कितनी, 600 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज पेशेंट विथ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी गिविंग हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइना रिपोर्ट्स एट सब सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डन। यदि कोई भी पेशेंट 20 वीक की प्रेगनेंसी में सब सेंटर पे आई है और कहती है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, pelvic examination and refer to first referral unit, refer to FRU pelvic examination और per vaginal examination और all of the above। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो जब भी पेशेंट, यदि सब सेंटर की बात की जा रही, पीएससी या सब सेंटर की बात की जा रही है, तो यदि यहाँ पे आती है 20 वीक की प्रेगनेंसी है उसको और ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका काम है तुरंत रिफ़र करना। क्या करना है, फर्स्ट रेफरल यूनिट जो कि सीएचसी कहलाती है। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाता है, सीएचसी। सीएचसी आपको तुरंत है जो रिफ़र कर देना है, आपको सब सेंटर पे बिठा के उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। बेसिकली आप यहाँ पर यदि वो जैसे ही आप क्या करेंगे, बेसिक सी चीज़ें आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप उसका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, अदरवाइज और सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। ऐसे केस में आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बीसीजी इज एन, तो बीसीजी क्या है, आईएम इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है कि नन ऑफ द अबव। तो बीसीजी क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। क्यों, क्योंकि इंट्राडर्मल रूट से ही दी जाती है, इसलिए क्या हो गई यहाँ पे बीसीजी आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ आईयूडी द वुमेन शुड रिटर्न टू द क्लिनिक। यदि किसी वुमेन को इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट की गई है तो वो क्लिनिक पे वापस कब आएगी, आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड इन 3 to 6 वीक और एटलीस्ट विद इन 3 मंथ में, एवरी 6 मंथ ओनली इफ सी इज हैविंग अ प्रॉब्लम और वांट्स टू हैव इट रिमूव्ड इन 10 years टू हैव इट रिमूव्ड और रिप्लेस्ड। तो आईयूडी यदि किसी वुमेन को पहली बार लगी है, इंसर्ट की गई है, तो वो कब हॉस्पिटल आएगी, कब आएगी अपना चेकअप कराने के लिए क्लिनिक पर, तो वो आएगी जब आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड या फिर 3 to 6 वीक में उसका जो नेक्स्ट पीरियड आएगा तब। क्योंकि आईयूडी का जो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ब्लीडिंग। क्या है, ब्लीडिंग, जो एक साइड इफेक्ट है इंट्रायूटेराइन डिवाइस का। तो उसके लिए वो क्लिनिक पे क्यों आएगी कि वो बता सके उसको ब्लीडिंग कैसी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है नहीं, तो इसके लिए वो क्या आएगी, आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड, जैसे ही उसका नेक्स्ट पीरियड आएगा तब, या फिर 3 to 6 वीक में। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन स्टोरेज कंडीशन इज नॉट करेक्ट। तो वैक्सीन स्टोरेज को लेके सही ऑप्शन कौन सा नहीं है। ऑप्शन में मीजल शुड बी केप्ट एट 15 डिग्री सेल्सियस एट ऑल लेवल, DPT HEPB शुड बी केप्ट 2 to 8 डिग्री, डायलेंट्स मस्ट नेवर बी फ्रोजन, BCG वैक्सीन कैन सेफली बी केप्ट एट 2 डिग्री सेल्सियस to 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट नहीं है वो पूछा है। तो डायलेंट्स कभी भी फ्रोज़न नहीं रखने चाहिए, भी सही है आपका। DPT को 2 से 8 डिग्री पर रखना है, BCG को भी रखना है। अब यहाँ पर मीजल्स को भी 2 से 8 पर ही रखा जाता है, 2 to 8 ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मीजल्स शुड बी केप्ट एट 15 डिग्री सेल्सियस एट ऑल लेवल, बिकॉज 2 to 8 पे रखी जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉट करेक्ट, सही नहीं है। मीजल्स को कभी भी 4 घंटे तक यदि ये रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म में है तो उसके बाद नहीं लगाना, इसको डिस्कार्ड कर देना है, अदरवाइज ए पेशेंट में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो STD को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, IUD से, कॉन्डोम से, ओरल पिल से, नेचुरल प्लानिंग मेथड से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज प्रिवेंट होंगी किससे, कॉन्डोम से। एक ओनली यही मेथड है जिससे क्या है STD प्रिवेंट होंगी। ओरल पिल से तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड से भी नहीं होंगी, इसमें एब्सिस्टेंस आपका विड्रावल आ जाएगा। कॉन्डोम एक ऐसी मेथड है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज प्रिवेंट हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा सीमेन कलेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण ना तो सीमेन अंदर जाएगा ना ही आपको STD होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम हाइपोथर्मिया जस्ट आफ्टर डिलीवरी। कौन सी मेथड अपना के आप बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कम होना। कौन सी मेथड से बच्चे को आप हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है मेंटेन द रूम टेम्परेचर बाय 25 डिग्री सेल्सियस, प्रोवाइड हीट बाय कंगारू मदर केयर, इमीडिएटली रिमूव द वेट क्लॉथ एंड रैप इन अनदर वार्म क्लॉथ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जीके के भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं और आपको डेली इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे ताकि आपका जीके GS वाला सेक्शन भी कंप्लीट होते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।